नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जावास्क्रिप्ट की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। सोचिए कि हम एक किचन में हैं और हमें एक शानदार डिश बनानी है, यानी एक इंटरैक्टिव वेबसाइट। तो इसके लिए हमें कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी किचन के 3 सबसे ज़रूरी हिस्सों पर रोशनी डालते हैं। पहला, वो बर्तन जिनमें हम सामान रखेंगे, मतलब कि वेरिएबल्स। दूसरा, वो सामान खुद क्या है, सब्जियां हैं, मसाले हैं, यानी डेटा टाइप्स। और तीसरा, वो औजार जिनसे हम इस सामान को काटेंगे, मिलाएंगे, मतलब ऑपरेटर्स। तो आज का मिशन है जावास्क्रिप्ट के इस रसोई के एबीसी को समझना, ताकि हम कोई भी डिश बनाने के लिए तैयार हो सकें। बिल्कुल सही सोचा। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आप दुनिया के कितने भी बड़े शेफ क्यों ना हो, अगर आपके पास सही बर्तन, ताज़ा सामान और तेज चाकू नहीं है तो आप कुछ नहीं बना सकते। इसी तरह ये 3 स्तंभ किसी भी डायनामिक वेब एप्लीकेशन की नींव है। इनके बिना कोड सिर्फ अक्षरों का ढेर है और कुछ नहीं। बढ़िया। तो चलिए इस किचन का दरवाजा खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बर्तनों की, यानी वेरिएबल्स की। स्रोत कहता है कि ये डेटा स्टोर करने वाले कंटेनर्स हैं। सिंपल। लेकिन फिर एक कंफ्यूजन आता है। स्रोत में 3 अलग-अलग कीवर्ड्स का जिक्र है, वार, लेट और कॉन्स्ट। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार ये देखा था तो मुझे लगा कि ये बेवजह चीजों को मुश्किल बना रहे हैं। जब काम सिर्फ डेटा रखना है तो 3 तरह के बर्तनों की क्या जरूरत है? क्या वार इतना खराब था? हाँ, ये सवाल ये हर नए डेवलपर के मन में आता है और इसका जवाब है हाँ, वार में कुछ बड़ी दिक्कतें थी। इसे ऐसे समझिए कि वार एक ऐसा कटोरा था जिसके किनारे ठीक से बने नहीं थे। आप उसमें जो भी डालते वो थोड़ा बहुत छलक कर बाहर आ ही जाता था। टेक्निकली इसे फंक्शन स्कोप कहते हैं। मतलब अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर किसी छोटे से हिस्से में भी वार से कुछ बनाया तो वो पूरे फंक्शन में हर जगह उपलब्ध हो जाता था। इससे अक्सर ऐसी गलतियां होती थीं जिन्हें ढूंढना यानी डीबग करना बहुत मुश्किल होता था। आपको पता ही नहीं चलता था कि ये वैल्यू कहाँ से बदल गए। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह की अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाता था कोड में। बिल्कुल। इसी सिरदर्द को खत्म करने के लिए 2015 में ES6 अपडेट के साथ लेट और कॉन्स्ट लाए गए। ये मॉडर्न बेहतर डिजाइन वाले कंटेनर हैं। इनका स्कोप ब्लॉक लेवल होता है। मतलब आप इन्हें जिस दायरे में यानी जिन कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट्स के अंदर बनाते हैं ये उसी के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं छलकते। इससे आपका किचन यानी आपका कोड ज्यादा साफ सुथरा, व्यवस्थित और सुरक्षित रहता है। आपको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ है। ओके, तो लेट और कॉन्स्ट ज्यादा भरोसेमंद बर्तन है जो सामान को फैलने नहीं देते। बिल्कुल। ये तो समझ आया। लेकिन कॉन्स्ट को लेकर एक और कंफ्यूजन है। इसका नाम है कांस्टेंट यानी स्थिर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने इस बर्तन में एक बार कुछ रख दिया तो आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन फिर स्रोत में लिखा है कि कॉन्स्ट से बनाए गए ऑब्जेक्ट या एरे के अंदर का सामान बदला जा सकता है। ये तो उल्टी बात हो गई ना। ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है और यहां पर एक बारीक सा फर्क समझना जरूरी है। कॉन्स्ट उस बर्तन पर ताला लगाता है, बर्तन के अंदर रखे सामान पर नहीं। मान लीजिए आपने कॉन्स्ट का इस्तेमाल करके एक टिफिन बॉक्स पर्सन बनाया और उसके अंदर 2 रोटियां रख दी। अब कॉन्स्ट का मतलब यह है कि आप उस पर्सन वेरिएबल को कोई दूसरा टिफिन बॉक्स असाइन नहीं कर सकते। वो हमेशा उसी पहले वाले टिफिन बॉक्स को ही पॉइंट करेगा। ये रीअसाइनमेंट पर रोक है। अच्छा, तो मैं ये नहीं कह सकती कि पर्सन अब एक पानी की बोतल है। बिल्कुल। लेकिन आप उस टिफिन बॉक्स को खोलकर अंदर की रोटियों को सब्जी से बदल सकते हैं। यानी आप पर्सन डॉट नेम इक्वल टू जेन कर सकते हैं। टिफिन बॉक्स तो वही रहा, बस अंदर का कंटेंट बदल गया। तो कॉन्स्ट कंटेनर को लॉक करता है, कंटेंट को नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्स्ट का मतलब है कि अंदर की हर चीज पत्थर की लकीर बन गई, जबकि ऐसा नहीं है। वाह, कंटेनर पे ताला, कंटेंट पर नहीं। अब ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास अलग-अलग तरह के बर्तन यानी वेरिएबल्स आ गए हैं। अब सवाल ये है कि इन बर्तनों में हम किस किस तरह का सामान मतलब डेटा रख सकते हैं। जाहिर है हर चीज एक जैसी नहीं होती। स्रोत कुछ बुनियादी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का जिक्र करता है, जैसे नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। उदाहरण के लिए लेट एज इक्वल्स टू 30 एक नंबर है, लेट नेम इक्वल्स टू जॉन एक स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट है, और लेट इज जावास्क्रिप्ट फन इक्वल्स टू ट्रू ये एक बूलियन है यानी हाँ या ना।
ये तो काफी सीधे लगते हैं। हाँ, ये सबसे आम सामग्रियां हैं, लेकिन इनमें भी कुछ मजेदार बातें हैं। जैसे स्ट्रिंग को ही ले लीजिए। आप टेक्स्ट को सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या बैकटिक्स वाले स्ट्रिंग्स में लिख सकते हैं। ये जो बैकटिक्स वाले स्ट्रिंग्स हैं, इन्हें टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं और ये बहुत काम के हैं। पुराने ज़माने में जब हमें टेक्स्ट के साथ कोई वेरिएबल जोड़ना होता था, तो हम प्लस का इस्तेमाल करते थे, जिससे कोड बहुत गंदा और पढ़ने में मुश्किल हो जाता था। हाँ, वो तो मुझे याद है। यूजर डॉट प्लस यूजर नेम प्लस हैज प्लस स्कोर प्लस पॉइंट्स, ऐसा कुछ लिखना पड़ता था जो बहुत सिरदर्द था। बिल्कुल, अब टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से आप सीधे स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल डाल सकते हैं। जैसे द ईयर इज $, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसने स्ट्रिंग के साथ काम करना बहुत आसान और साफ सुथरा बना दिया है। ये तो सच में एक बड़ी राहत है। अब 2 और डेटा टाइप्स पर आते हैं जो हमेशा मुझे कंफ्यूज करते थे, अनडिफाइंड और नल। पहली नजर में तो दोनों का मतलब खाली ही लगता है। इनमें असल में क्या फर्क है? इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पैकेज का इंतजार कर रहे हैं। अगर ट्रैकिंग वेबसाइट कहती है पैकेज अभी तक असाइन नहीं हुआ, तो वो अनडिफाइंड है। मतलब सिस्टम को पता है कि आपके लिए एक पैकेज है, लेकिन उस स्लॉट में अभी तक कुछ रखा नहीं गया है। ये एक डिफॉल्ट स्थिति है। आपने एक वेरिएबल बना तो दिया, पर उसमें कुछ डाला नहीं। ओके। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपना मेल बॉक्स खोलते हैं और उसके अंदर एक नोट मिलता है जिसपे लिखा है आज कोई मेल नहीं है, तो वो नल है। किसी ने जानबूझकर वहां एक खाली वैल्यू रखी है। तो अनडिफाइंड एक अनजाने में हुई स्थिति है, जबकि नल एक जानबूझकर असाइन की गई खाली वैल्यू है। क्या बात है! मतलब अनडिफाइंड एक खाली पार्किंग स्पॉट है जिसका हमें पता है, लेकिन नल एक ऐसा स्पॉट है जहां किसी ने जानबूझकर रिजर्व्ड एम्प्टी का बोर्ड लगा दिया है। ये एक जानबूझकर किया गया खालीपन है। ये फर्क अब साफ है। स्रोत में 2 और चीजों का भी जिक्र है, सिंबल और बिगिंड। ये क्या है? ये थोड़े एडवांस्ड या कह लीजिए खास मौकों पर इस्तेमाल होने वाले मसाले हैं। सिंबल का काम है एक ऐसी वैल्यू बनाना जो हमेशा यूनिक हो, जिसकी नकल कोई और न कर सके। इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स में ऐसी प्रॉपर्टीज बनाने के लिए होता है जिनका नाम किसी और प्रॉपर्टी से कभी ना टकराए। और बिगिंड का इस्तेमाल तब होता है जब आपको बहुत बहुत बड़ी संख्याओं के साथ काम करना हो, इतनी बड़ी कि जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल नंबर टाइप उन्हें संभाल ना पाए। ठीक है, तो अब हमारी रसोई में बर्तन भी हैं और उनमें रखने के लिए तरह तरह का सामान भी आ गया है, लेकिन अब तक ये सब बस रखा हुआ है। हमें इस सामान को काटना है, मिलाना है, पकाना है। यहीं पर हमारे औजार यानी ऑपरेटर्स काम आते हैं। स्रोत सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करता है, जोड़, प्लस, घटाओ, माइनस, गुणा, स्टार, भाग, स्लैश। ये तो स्कूल वाली गणित है। 10 + 5 का नतीजा 15 होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, और इनसे ही जुड़े हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक तो सीधा इक्वल टू है जो वैल्यू असाइन करता है, लेकिन कुछ शॉर्टकट भी हैं जैसे += या -= ये बहुत काम आते हैं। वैल्यू +=5 लिखना असल में वैल्यू इक्वल टू वैल्यू +5 लिखने का ही एक छोटा और स्मार्ट तरीका है। कोड कम लिखना पड़ता है और वो पढ़ने में भी आसान लगता है। अब आता है वो हिस्सा जहां मैंने अच्छे डेवलपर्स को सिर खुजलाते देखा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और खास तौर पर इक्वल टू और == के बीच का महायुद्ध। रुकिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में नंबर 10 और टेक्स्ट 10 बराबर हो सकते हैं? ये सुनने में ही एक बड़ी गड़बड़ का नुस्खा लगता है। ऐसा क्यों चाहेगा कोई? हाँ, बिल्कुल। और यही जावास्क्रिप्ट की सबसे कुख्यात चीजों में से एक है। देखिए, जब आप 10 = 10 डबल इक्वल्स लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट ट्रू देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डबल इक्वल थोड़ा ज्यादा ही मददगार बनने की कोशिश करता है। वो देखता है कि एक तरफ नंबर है और दूसरी तरफ स्ट्रिंग, तो वो कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं इस स्ट्रिंग को तुम्हारे लिए नंबर में बदल देता हूं। और फिर वो 10 और 10 की तुलना करता है जो बराबर निकलते हैं। इसे टाइप कॉर्जन कहते हैं। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, और ये मदद अक्सर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। मुझे याद है एक बार मैं एक शॉपिंग कार्ट पर काम कर रहा था और घंटों से एक बग ढूंढ रहा था। हो ये रहा था कि यूआरएल से जो प्रोडक्ट आईडी आ रही थी वो एक स्ट्रिंग 10 थी और डेटाबेस में वो एक नंबर 10 थी। इक्वल्स की वजह से चेक तो पास हो रहा था, पर आगे जाके कोड किसी और वजह से फट रहा था। उस दिन के बाद से मैंने कान पकड़ लिए। हमेशा ट्रिपल इक्वल्स का इस्तेमाल करें। ट्रिपल इक्वल्स या स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कोई होशियारी नहीं दिखाता, वो मान और टाइप दोनों को सख्ती से जांचता है। 10 = 10 का नतीजा फॉल्स होगा क्योंकि एक नंबर है और दूसरा स्ट्रिंग,
बात खत्म। तो ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये आपके कोड में छिपे हुए टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने जैसा है। गोल्डन रूल, हमेशा ट्रिपल इक्वल्स इस्तेमाल करो। आखिर में स्रोत लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करता है। एंड, एंग्ली एंग्ली, और, औरा और नॉट नॉट। बिल्कुल, ये आपके कोड में दिमाग या कह सकते हैं लॉजिक डालने का तरीका है। ये आपके प्रोग्राम को फैसले लेने में मदद करते हैं। एंड का मतलब है कि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। जैसे इज यूजर लॉग्ड इन एंड हैज प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। यूजर को लॉगिन भी होना चाहिए और उसके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए, है ना? सही। और का मतलब है कि कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो काम चल जाएगा। और नॉट तो बस चीजों को उल्टा कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। इनके बिना आप कोई भी स्मार्ट एप्लीकेशन नहीं बना सकते। तो कुल मिला के आज हमने जावास्क्रिप्ट की पूरी रसोई का दौरा कर लिया। वेरिएबल्स हमारे बर्तन हैं, डेटा टाइप्स उनमें रखा जाने वाला सामान है, और ऑपरेटर्स वो औजार हैं जिनसे हम उस सामान पर काम करते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे वेब पर कुछ भी डायनामिक और इंटरैक्टिव बनता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इन बुनियादी चीजों पर आपकी पकड़ जितनी मजबूत होगी, आगे चलकर फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जैसी जटिल डिशेस बनाना उतना ही आसान होगा। ये सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, ये लॉजिक को कंट्रोल करने, डेटा को सही ढंग से संभालने और आखिर में यूजर के लिए एक बेहतरीन अनुभव बनाने के बारे में। आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है। स्रोतों में हमने बार बार ES6 का जिक्र सुना, जिसने लेट, कॉन्स्ट और टेम्पलेट लिटरल्स जैसी नई चीजें थी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रोग्रामिंग भाषाएं समय के साथ बदलती क्यों हैं। ये जो नए फीचर्स आते हैं जैसे ब्लॉक स्कोप या स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, ये असल में डेवलपर्स की किन रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आज हम जो कोड लिख रहे हैं वो कल की किसी बड़ी परेशानी का ही हल है।